हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। देखो, ये जो भरत नाम पड़ा था, ये एक कबीले का नाम है, जो कि जब ऋग्वेद काल था उस समय पे कई कबीले थे, जिनमें से एक कबीला था भरत है। भरत एक प्राचीन कबीला था। इसमें कहा गया कि इस बुक में कहा गया कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुना वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ने कहकर हिंदू कहते थे, जो कि सिंधु नाम पर हमारा देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा हुआ है। मुसलमानों ने कहा कि हिंदुस्तान, जो कि ईरानी कहते थे, इसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। जो पश्चिम का इलाका था, वहाँ पर ये सारा नाम फैल गया। उसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाएगा, जिसको वह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंडे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी यूनानी इसे इंडे कहते थे और अरबी इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। देखो, हिंदुस्तान क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंपटीशन में जब क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदुस्तान इसे कौन से काल में कहा जाने लगा, वो कह देंगे प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप कह सकते हो कि मध्यकाल में। एक बात को नोटिस करते हुए आपको चलना है। इसमें दूसरा कहा गया कि सिंधु हिंदुस्तान कहा जाता था। यह शब्द फिर फारसी शब्द हिंदू से बना है। ये फारसी शब्द से बना हुआ हिंदू है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। जो कि यूनानी इस भाषा में इसे इंदे कहा जाता था, वो इसे इंडिया कहने लगे। परंतु आजकल कुछ और ही मसला चल रहा है इंडिया के नाम पर। कह रहे हैं कि इंडिया का नाम चेंज हो रहा है। तो पर ये मेरे हिसाब से तो इसे शायद जो सिंधु नदी है इसे इंडस भी कहा जाता है, जिसे यूनानी भाषा के इंदे कह रहे हैं इसमें। पर चल छोड़ो, आगे पढ़ते हैं हम लोग। विंध्य की विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत का नाम आपने सुना होगा, जो कि भारत के कति मध्य में स्थित है। उसको वो दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। देखो, जो कि इसमें कहा गया, एक बात कही गई है, इसमें कहा गया कि इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा है। ऐसा कहा जाता है कि जो कि जो जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, इसलिए इन्हें इंडो यूरोपीय कहा जाता है, जिसमें वो गोरे थे, जिनके खड़ी नाक थी। इसमें ये जब आप भूगोल में एक चैप्टर है जनजाति, जिसमें कहा गया है, उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि आर्य बाहर से आए थे। पहले बाहर जो स्थान था वो द्रविड़ों का था, ऐसा कहा गया है। उसके लिए भी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो डाल दूंगा। दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत। द्रविड़ भाषा होती है दक्षिण की भाषा, जो दक्षिण बोलते हैं उसे द्रविड़ भाषा कहते हैं। जो जंगलों में लोग रहते थे, कहा जाता है कि जो जब आर्य इस देश में आए थे, उन्होंने द्रविड़ों को दक्षिण की ओर धकेल दिया था, जो जा कर के अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जंगलों में रहने लगे थे। वो दक्षिण की ओर प्रवास कर गए थे। इसमें कहा गया है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। देखो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड, इन जो चार इन चार जो नस्लें हैं, इनसे भारतीय नस्ल का एक निर्माण हुआ है। जो भारत का शक्ल मिलती है, मंगोलाइड से मिलती है, निग्रोइड से मिलती है, काकेसाइड से मिलती है। इन चार नस्लों से भारत के जो नस्ल का निर्माण हुआ है, ऐसा कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत किन इनमें से कौन सी है, जिनमें से प्रोटोस्टलाइड, पेलियो मेरिटो, काकेसाइड, निग्रोटाइड और मंगोलाइड में से कौन सी ऐसी है कि जिससे भारत की नस्ल का निर्माण हुआ है, तो आप या तो चारों ऑप्शन होंगे या फिर इनमें से कोई होगा नहीं।
तो जैसे भी वो क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे आप इन बातों को आप स्क्रीनशॉट लेकर इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। देखो, भारत को जब भारत का अध्ययन किया जाता है तो एक तो प्राचीन काल हो गया, एक मध्यकाल हो गया और एक आधुनिक भारत हो गया। 3 भागों में बांटा गया है। आप जब भी कोई बच्चा यूपीएससी की या नेट की तैयारी करता है तो वो या क्लास सब्जेक्ट भी आते हैं तो वो 3 भाग में बुक आती है, जिसमें से प्राचीन, मध्य और आधुनिक। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले जो भारत का इतिहास था उसे किसने बांट, सबसे पहले जो कि पहले तो ये वाली बात कर लेते कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है। सबसे पहले श्रेय जाता है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को, जो कि 1638 और 1707 एडी को है, मतलब कि ईस्वी होता है, एडी का मतलब होता है ईस्वी। तो सबसे पहले इतिहास को उन्होंने बांटा था, जिसका नाम था क्रिस्टोफ सेलियस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। एसएससी में भी आ जाता है, पटवारी की जॉब में आता है, और भी जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है, जो कि हिस्ट्री का। दूसरा पढ़ते हैं प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। देखो, सबसे पहले कि धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो हमारी पुराणी हो गई, हमारा वेद हो गया। ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि और भी ग्रंथ है, जैसे कि पुराने हैं, किताबें, इन सब को लेकर के अन्य भी कुछ विदेशियों का विवरण, जैसे कि उसमें जैसे कि विदेशी उस काल में आए थे, प्राचीन काल में आए थे, मध्य काल में आए थे, और मॉडर्न का जो आधुनिक काल था उसमें आए थे। उनके हिसाब से पुरातत्व संबंधित साक्ष्य है, जो प्राथमिक संबंधित साक्ष्य है, जैसे कि जो इमारतें हैं उनके, इसमें कहा गया है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन था। वेद। वेदों के हिसाब से भारत का नियम चलता था प्राचीन काल में, जो कि भारत का कहा जाता है कि जब वेदों में कुछ नियम दिए हुए, उसमें गायत्री मंत्र भी वेदों से लिया हुआ है, और भी अन्य काम, जो वेद वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसमें और भी डिटेल है, जिसकी इसका जैसे कि इसका इसे एक मुनि ने नहीं लिखा था, बल्कि सैकड़ों मुनियों ने लिखा था। वैसे इसमें एक बताया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत का सर्व प्राचीन वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ये अब की बार हमारी G20 में भी था, वसुदेव कुटुंबकम इसका एक टाइटल था। ये अब की बार G20 में भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है। वेद कितने हैं? 4 है। ये ऐसा क्वेश्चन तो शायद ही मुश्किल आता है, परंतु कि वेद तो सबको पता होगा कि वेद 4 है। एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इन 4 वेदों को संगीता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि संगीता किसे कहा जाता है। संगीता कहा जाता है वेदों को, जो 4 वेद हैं उनको संगीता कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि दूसरा पढ़ते हम ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पहले हम मोटे मोटे छाट लेते हैं। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जैसे कि कई सारी रचनाएं हैं, उन्हें एक बुक बना दो या उन्हें इकट्ठा कर दो तो उससे क्या कहा जाता है? उससे ऋग्वेद कहा जाता है। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रमबद्ध ज्ञान को इसमें वो कहा जाता है, हाँ, ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद में जो मंडल कितने हैं, क्वेश्चन आ सकता है। और 1000 सूक्त भी पूछ सकते हैं वो लोग। बाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित बाल खिल्य के क्वेश्चन ये भी बना सकती है। देखो, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है इस बात का कि क्वेश्चन कुछ भी बना सकती है सरकार। इसमें कहा गया कि इसमें 10,462 रचनाएं, इसमें 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उस ऋषि को क्या कहते हैं? उस ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो कि स्कूलों में भी गाया जाता है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, उसे सावित्री मंत्र कहते हैं। वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछ सकती है सरकार की। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके बाद है इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल्ल कहा जाता है। खिल्ल कहने कहा जाता है 8वें मंडल की हस्तलिखित जो रचनाएं उन्हें खिल्ल कहा जाता है। 9वें मंडल में सावित्री मंत्र है। और भी आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ज़्यादातर लिख के देखना, क्वेश्चन ये आते रहते हैं। इसके बाद क्या है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य किसे कहा जाता है, अधन्य गाय को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं इतिहास में कि अधन्य शब्द किससे संबंधित है। अधन्य शब्द गाय से है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेदन करता है। ईसा, अब हम जान, इसमें कुछ कहा गया है कि ईसा पूर्व और ईस्वी किसे कहते हैं, ये तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। मैं एक बार के ये देखो मोटा मोटा समझाता हूँ। जो ईसा के जो जन्म के बाद था उसे ईस्वी कहा जाता है, और जो जन्म से पहले था इसे ईसा पूर्व कहा जाता है। ये ईसा मसीह के बारे में है, आप इसके ध्यान से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप खुद पढ़ लेना इसके बारे में। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय पर अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अदर्व्यू कहते हैं। यजुर्वेद का जो पाठकर्ता होता है उसे अदर्व्यू कहते हैं। जो बलि में जो मंत्र बोले जाते थे या मंत्र यज्ञ किए जाते थे, उनमें जो कि पालन होता ना, नियम भी इसमें होते थे। इसमें बलि दान विधि भी वर्णन है। ये एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो गद और पद दोनों में है ऐसा कौन सा वेद है, तो वो यजुर्वेद है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान, जैसे कि हम गान करते हैं, गाना गाते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मतलब कि स्वर में, जैसे कि आज भी होता है, सब सुबह लोग उठते हैं तो अब तो आजकल तो फ़ोन में चला देते हैं, कुछ लोग मुंह से भी गाते हैं और गान करते हैं। शाब्दिक अर्थ है इस वेद में मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ये ज़्यादा आता है ज़्यादातर कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। और दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और भी इसमें दूसरी वीडियो आने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।